तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोर ओवर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ इनपुट जंक्शन इज लो, विच इंक्रीजेस द बेस करंट, विच रिड्यूसेस द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। अभी हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो ये जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, तो इनपुट जंक्शन का ये जो हमारा बेस का करंट होता है, वो करंट भी क्या होने लगता है, वो करंट भी उसके साथ साथ इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंस डिक्रीज होता है, तो उस करंट को रोकने वाला ये जो हमारा फैक्टर है, वो फैक्टर उस करंट को रोक नहीं पाता है और करंट इंक्रीज होने लगता है। तो करंट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जब हम बीटा के बारे में बात करते हैं, तो बीटा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो बीटा का इक्वेशन क्या बनता है, बीटा का इक्वेशन बनता है आई सी अपॉन आई बी। मतलब कि ये जो हमारा आउटपुट कलेक्टर करंट है, उसका फैक्टर आता है किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट बेस करंट के रिस्पेक्ट में। तो अभी हमने क्या बोला कि रिएक्टेंस कम होने की वजह से बेस करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब कि इस बीटा के पूरे इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होने की वजह से ये ओवरऑल बीटा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज होने के साथ साथ आपका रिएक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो रिएक्टेंस डिक्रीज होने की वजह से करंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। करंट इंक्रीज होने की वजह से ये बीटा के फैक्टर में उसका डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे का टर्म क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर वो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, तो बीटा का ये जो ओवरऑल फंक्शन है, ओवरऑल इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या बन के आता है, वो इक्वेशन कम बन के आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा बीटा मतलब कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आगे क्या लिख के दे रखा है, दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो ये क्या करके देगा, ये हमारे वोल्टेज के गेन को भी क्या करके देगा, डिक्रीज करके देगा। क्यों, यहां पे देखो, ये जो हमारा ए वी है मतलब कि वोल्टेज गेन है, वो वोल्टेज गेन किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, बीटा इंटू आर सी। आर सी से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा आउटपुट रजिस्टर है। तो आउटपुट रजिस्टर अपॉन इनपुट रजिस्टर आर इन। तो क्या होगा कि ये बीटा तो ऑलरेडी क्या हो गया, बीटा ऑलरेडी डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहां पे हमारा ये जो आई बी था मतलब कि बेस का करंट था, वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। और वो बेस का करंट इंक्रीज किसकी वजह से हुआ था, वो इंक्रीज हुआ था हमारे कपलिंग कैपेसिटर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। क्योंकि वहां पे ये जो कपलिंग कैपेसिटर था वो क्या बना, शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट सर्किटेड बनने की वजह से उसका पूरा का पूरा करंट कहां पे फ्लो होने लगा, अपकमिंग स्टेज के बेस के ऊपर फ्लो होने लगा। जिसकी वजह से वो जो हमारा पोर्शन था मतलब कि वो बेस करंट था, वो बेस करंट अच्छी तरह से फ्लो होने की वजह से आई बी इंक्रीज हुआ। आई बी इंक्रीज होने की वजह से ये बीटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये जो एवी को बनने के लिए ये जो हमारा बीटा है, वो बीटा क्या बन के आ गया, डिक्रीज बन के आ गया। तो ये जो आर ओ और आर इन है मतलब कि आउटपुट रजिस्टर और इनपुट रजिस्टर, वो तो बायसिंग के फिनोमिनन है, वो कभी भी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ चेंज नहीं होते। क्योंकि रेजिस्टेंस कभी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता। अगर आप रिएक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है, लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता है। क्योंकि रेजिस्टर कैसा कंपोनेंट है, वो एक लीनियर कंपोनेंट है। यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी के साथ उसे कोई भी चेंज होने का मतलब जनरेट होता नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे बीटा डिक्रीज होने की वजह से हमारा ये एवी है, वो एवी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन क्या रहा, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो सीसी क्या बन जाता है, सीसी शॉर्ट सर्किटेड बन जाता है। और शॉर्ट सर्किटेड बनने की वजह से क्या होता है, अपकमिंग स्टेज का आईबी होता है, वो आईबी क्या बन जाता है, इंक्रीज होता है। और आईबी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बीटा डिक्रीज होता है। और बीटा डिक्रीज होने की वजह से ये जो हमारा फाइनल एवी, एवी से मेरा मतलब है वोल्टेज गेन, वो वोल्टेज गेन क्या बन के आता है, वो वोल्टेज गेन डिक्रीज होने लगता है। तो यहां पे हम अच्छी तरह से उस ग्राफ को देख सकते हैं कि ये जो शुरुआत में इंक्रीजिंग, फिर मिडल में कांस्टेंट और बाद में ये जो हमारा डिक्रीजिंग का पोर्शन था,
वो पोर्शन अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चेन लिख के देता हूं। वो चेन क्या है, पहले हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी को आप करिए इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपका काई सी है, किसका काई सी, कपलिंग कैपेसिटर का, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये कपलिंग कैपेसिटर क्या हुआ, एस एस मतलब कि शॉर्ट सर्किटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो आपका आई बी था, वो आई बी क्या हुआ, आई बी हुआ इंक्रीज। तो आई बी इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, आई बी जैसे ही इंक्रीज हुआ तो आपका ये जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है, वो बीटा क्या हुआ, वो बीटा रिड्यूस हुआ। और बीटा रिड्यूस होने की वजह से ये जो आपका ओवरऑल गेन है, जिसे हमने बोला है ए वी, वोल्टेज गेन, वो क्या हुआ, वो भी ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो हमारा ओवरऑल गेन ए वी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन की हुई चेन है, वो चेन स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होंगी। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स का अच्छी तरह से डिस्कशंस ले लिया। पहला डिस्कशंस किसके बारे में था, लोअर फ्रीक्वेंसी के बारे में। दूसरा डिस्कशंस किसके बारे में था, हायर फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो ये लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पे क्या होता है, जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो गेन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और वो जो एक्सप्लेनेशन था, वो एक्सप्लेनेशन हमने किसके कंपैरिजन में दिया, वो एक्सप्लेनेशन हमने कंपैरिजन में दिया सीई और सी इन के कंपैरिजन में। फिर यहां पे हायर फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन हमने किसके बारे में दिया, हायर फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन हमने सी सी के बारे में दिया। मतलब कि ये जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर था, वो कपलिंग कैपेसिटर अपकमिंग स्टेज के लिए किस तरह से बिहेवियर देता है, वो अपकमिंग स्टेज के लिए इनपुट कैपेसिटर के फॉर्मेट में बिहेवियर देता है। तो उसकी वजह से हमने ये देखा कि जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो ये हमारा ओवरऑल गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने तीन पोर्शन में से दो पोर्शन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी हमें किस पोर्शन को समझना है, अभी हमें मिडल के पोर्शन को समझना है कि मिडल के पोर्शन में भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से लेके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बावजूद भी वहां पे गेन क्या रहता है, वहां पे गेन ओवरऑल कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे क्या आता है, एट द मिडल फ्रीक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ये कौन सी रेंज है, ये है हमारी ऑडियो रेंज। तो यहाँ पे ऑडियो रेंज में क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं मिडल फ्रीक्वेंसी रेंज। होता क्या है, द रिएक्टेंस ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इज सो एज टू मेंटेन यूनिफॉर्म वोल्टेज गेन। मतलब कि इस मिडल रेंज में ये जो आपका कपलिंग कैपेसिटर है, वो कपलिंग कैपेसिटर इस वोल्टेज गेन को क्या करता है, यूनिफॉर्मली मेंटेन करता है, जिसे कि हम अच्छी तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के कर्व में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना ये है कि ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, वो कपलिंग कैपेसिटर इस मिडल रेंज में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इस गेन को किस तरह से यूनिफॉर्मली मेंटेन करता है। तो इसका रीजन यहां पे लिखा है, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ सीसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब कि जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो ये जो सीसी का रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उसे तो हम अच्छी तरह से सीख सकते हैं, क्योंकि काई सी प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो ये तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो गेन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर लिया। बाद में क्या होता है, विच टेंड्स टू इंक्रीज द गेन। ओके, ये बात भी अच्छी तरह से हम जानते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये जो गेन होता है, वो गेन क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो रिएक्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रिएक्टेंस डिक्रीज हुआ तो क्या होना चाहिए, यहां पे गेन डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पे गेन क्या हुआ, गेन यहां पे इंक्रीज हुआ। तो ये कौन सा गेन है, ये जो गेन है वो गेन बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है। ये जो गेन है वो मिडल रेंज के हाई फ्रीक्वेंसी के वाला है। मतलब कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आने वाली है वो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 किलो हर्ट्ज होगी। मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज से आपको ऊपर नहीं जाना है।
तो यहाँ पे जो उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो हमें गेन देती है, वो गेन कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। तो आप यहाँ पे अभी ये सोच रहे होंगे कि अगर इक्वेशन एक ही तरह का यूज होता है तो यहाँ पे ये कैसे हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के बावजूद भी गेन डिक्रीज होने के बजाय क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। लेकिन आपको अच्छी तरह से ये समझना है कि हमने वहां पे जो बात की थी कि ये जो कपलिंग कैपेसिटर क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, जिसकी वजह से अपकमिंग स्टेज का क्या होता है? अपकमिंग स्टेज का आईबी इंक्रीज होता है। तो वहां पे हमने जो ये गेन के बारे में बात की थी कि वहां पे क्या होता है कि गेन डिक्रीज होता है, तो वो गेन किसका डिक्रीज हुआ था? वो गेन डिक्रीज हुआ था अपकमिंग स्टेज का। तो मतलब कि पहले स्टेज में आने वाले चेंज की वजह से अपकमिंग स्टेज में एक चेंज प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से पहला स्टेज अगर गेन को इंक्रीज कर भी देता है, लेकिन वहां पे वो दूसरा स्टेज क्या कर देगा? हायर आईबी की वजह से अपने गेन को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे के स्टेज में प्रोपेगेट होते हैं, तो आगे के स्टेज में वो गेन क्या करने लगता है? वो गेन प्रोस्पेरेटिवली डिक्रीज होने लगता है। तो वो गेन डिक्रीज होने की वजह से आउटपुट में जो आपको ओवरऑल गेन मिलने वाला है, वो गेन क्या रहेगा? वो गेन तो डिक्रीजिंग ही रहेगा। लेकिन जब आप स्पेसिफिक फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ये जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है कि वही के पास का ये जो गेन होता है, वो गेन क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन साथ में दूसरी बात क्या होती है? तो लोअर रिएक्टेंस मेंटेन हायर लोडिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द गेन। मतलब कि मैंने जो आपको बोला था कि अपकमिंग स्टेज में ये जो R2 रजिस्टर है, वो R2 रजिस्टर क्या देता है? लोडिंग इफेक्ट देता है। तो ये लोडिंग इफेक्ट क्या करती है? ये जो इंक्रीज होने वाला गेन है, उस इंक्रीज होने वाले गेन को क्या कर देती है? एक दूसरे के सामने कैंसल कर देती है। मतलब कि मिडल रेंज की ये जो फ्रीक्वेंसी है, उस मिडल रेंज की फ्रीक्वेंसी में जैसे ही ये आपका कपलिंग कैपेसिटर गेन को इंक्रीज करना चाहता है, तो उसी वक्त सामने ये जो आपका R2 रजिस्टर है, वो क्या देता है? वो आपको एक लोडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके देता है। जो लोडिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक इंक्रीज होता है, तो दूसरा क्या होता है? रिड्यूस, मतलब कि डिक्रीज होता है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। तो कैंसल आउट करने की वजह से इस मिडल रेंज में क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को मेंटेन करके, एक दूसरे को बैलेंस करके क्या करके देते हैं? ये अपना जो गेन है, वो गेन को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने की वजह से यहाँ पे ये जो वोल्टेज गेन है, वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली मेंटेन रह जाता है। तो फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, तो रिएक्टेंस ऑफ सीसी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और उसके साथ साथ उसका डिक्रीज होने के साथ, मतलब कि उसके ऊपर का ये जो गेन है, वो गेन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो गेन इंक्रीज हुआ क्योंकि उस कपलिंग कैपेसिटर में से फ्लो होने वाला करंट कोई भी पोर्शन में वहां पे ड्रॉप नहीं होता है। तो वो वहां पे ड्रॉप नहीं होने की वजह से वो अच्छी तरह से आगे बढ़ जाता है और गेन क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। फिर यहां पे क्या हुआ? आगे के पोर्शन में यहां पे हाई लोडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से गेन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो गेन डिक्रीज होने की वजह से यहां पे इंक्रीज गेन, यहां पे डिक्रीज गेन, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे? बैलेंस करने लगे। मतलब कि एक दूसरे को कैंसल करने की वजह से क्या हुए? बैलेंस हुए। तो उसकी वजह से हमें क्या मिला? यहां पे मिला ओवरऑल मेंटेनेंस, मतलब कि यूनिफॉर्म वोल्टेज गेन। दिस टू फैक्टर्स कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब कि एक दूसरे के इफेक्ट को ये दोनों फैक्टर क्या कर देते हैं? कैंसल कर देते हैं। विच रिजल्ट्स इन अ यूनिफॉर्म गेन इन मिडल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो कहने का मतलब यहां पे क्या साबित हुआ कि पहले के पोर्शन में गेन इंक्रीज हुआ, लास्ट के पोर्शन में गेन डिक्रीज हुआ, लेकिन मिडल के पोर्शन में एक फैक्टर गेन को इंक्रीज करता है, तो दूसरा फैक्टर गेन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। एक ने गेन को क्या किया? इंक्रीज किया, दूसरे ने उसी गेन को क्या किया? डिक्रीज। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल कर दिया। और उन दोनों के बीच में क्या आया? इक्वालिटी का रिलेशन, जिसकी वजह से हमें क्या मिला? बैलेंसिंग की वजह से यूनिफॉर्म गेन मिला। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा
कि ये जो पहले का पोर्शन था उस पहले के पोर्शन में गेन किस तरह से इंक्रीज हुआ, लास्ट के पोर्शन में गेन किस तरह से डिक्रीज हुआ, और ये जो मिडल का पोर्शन है उस मिडल के पोर्शन में ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी का, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व था, उसका ये जो बिहेवियर था वो बिहेवियर किस वजह से कांस्टेंट रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे लेक्चर के कंक्लूजन के बारे में। तो इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या बन के आता है? लेक्चर का कंक्लूजन ये बन के आता है कि जैसे आप आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें ये बताता है कि कोई भी एम्पलीफायर में जब आप जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी की ओर प्रोपेगेट होते हैं तो वहां पे आगे के पोर्शन में फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से गेन क्या होता है? इंक्रीज होता है। फिर एक स्पेसिफिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में, मतलब कि एक स्पेसिफिक ऐसी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के लिए आपका गेन क्या बन के आता है? आपका गेन मैक्सिमम पीक के ऊपर पहुंच के आता है। फिर उस मैक्सिमम पीक तक पहुंचने के बाद उस हायर फ्रीक्वेंसी के बाद, मतलब कि उस एफ आर जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद वो गेन फिर से क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहां पे आपको वोल्टेज गेन मैक्सिमम मिला था उसे आप क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि आपके एम्पलीफायर के पोर्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म साबित होती है। तो ये था हमारा आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि एक पोर्शन में इंक्रीजिंग, मिडल में एक पीक तक पहुंचना, और बाद में उस पीक के बाद फिर से उस गेन में क्या आना? रिडक्शन आना। तो ये तीन पोर्शन है हमारे आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में। तो ये जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो जैसे ही कुछ आपके एम्पलीफायर्स चेंज होते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंटरनल मॉडिफिकेशन आता है। मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी के रेंज में आपका ये जो गेन है वो इंक्रीज हो सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी के रेंज में आपका ये जो गेन है वो कांस्टेंट रह सकता है, और कितनी फ्रीक्वेंसी के रेंज में आपका गेन है वो गेन डिक्रीज हो सकता है। ये सभी टर्म्स जैसे ही आपकी एम्पलीफायर की सर्किट, उसका बायसिंग, उसका ये जो कैपेसिटर्स का बिहेवियर है, उसके ये जो हेल्पिंग कंपोनेंट्स है वो चेंज होते हैं, उसके साथ साथ इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के कर्व में क्या आता है? मॉडिफिकेशन आता है। तो इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली किसके बारे में डिस्कशंस की थी? हमने यहाँ पे डिस्कशंस की थी आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होता है कि ये स्पेसिफिकली ऑडियो रेंज है, उस रेंज में अपना ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ग्राफ है वो ग्राफ क्या देता है? मेंटेन यूनिफॉर्म देता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व है वो कर्व कुछ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेंज में क्या हुआ? मॉडिफाई हो गया। मतलब कि यहाँ पे भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पोर्शन है, लेकिन ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पोर्शन है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पोर्शन कुछ एक्सपांड होता है। मतलब कि मिडल का ये जो पार्ट है वो पार्ट 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक क्या आता है? एक्सपांशन में आता है। कि जिस पोर्शन में हमें गेन क्या मिलता है? कुछ स्पेसिफिक, मतलब कि कम डिस्टोर्शन में मिलता है। वहां पे ये जो चेंज होता है वो चेंज बहुत ही कम रेंज में आता है, जिसकी वजह से हम उसे लिनियरली, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि उसमें हम ज्यादा चेंज नहीं बोल सकते। चेंज होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा रेंज में नहीं होता है, वो माइनर रेंज में होता है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो नियरली इक्वल टू क्या है? यूनिफॉर्मली कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा मॉडिफिकेशन था आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के कर्व कंपैरिजन में, किसके कर्व का कंपैरिजन था? आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कंपैरिजन था। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लोअर फ्रीक्वेंसी में किस तरह का चेंज होता है और क्यों होता है, हायर फ्रीक्वेंसी में किस तरह का चेंज होता है और क्यों होता है, और साथ में मिडिल फ्रीक्वेंसी में, मतलब कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी की ये जो रेंज है उस रेंज में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब कि ओवरऑल गेन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये भी किस वजह से होता है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा लेक्चर है उस लेक्चर की लेक्चर नोट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक से इस लेक्चर नोट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में वीडियोस की नीड है तो उस टॉपिक का डिस्क्रिप्शन या फिर उस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छी तरह से वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ।
आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।